नाज़रीन, जो इस वक्त पूरी दुनिया में सूरत हाल है, ख़ास तौर पे इसराइल और ईरान की जंग को लेके, इस पे मुस्लिम उम्मा भी काफ़ी परेशान है और तुर्किया में होने वाली इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में बहुत सी बातें इस पे की गई हैं। क्या ये सिर्फ बातें ही रहेंगी या इस पर अमल भी होगा? इस हवाले से ख़ास तौर पे आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है साबिक सफारतकार जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब को। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये जो तुर्किया में इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास हुआ है, यहाँ पे जिन ख्यालात का इजहार किया गया और इसराइल जंग को रोकने और उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल के हल के लिए जो बातें की गई, क्या आपको वाकई कोई राह नज़र आती है? पहले तो बात ये देख लेते हैं कि ये जो कॉल की इन्होंने समिट, वो कॉल की है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट की है, जो कि OIC के चार्टर आर्टिकल 10 के तहत बुलाई जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन कहलाता है ये, यानी कि ऐसे हालात हों दुनिया में मुस्लिम उम्मा पर, या जो 57 ममालिक का ये प्लेटफॉर्म है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत बनाया गया है। तो उसमें OIC का अपना चार्टर है, उस चार्टर के आर्टिकल 10 के तहत उन्होंने ये समिट बुला लिया। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है ये, और नियतों पर फिर खामखा के शक होने लगता है मुझ जैसे लोगों का, जिन लोगों ने इजलास बुलाया है, कि क्या इतना बड़ा भौचाल दुनिया में जिस पे ईरान पर हमला हो गया, एक सॉवरन कंट्री है, ये आप हमास पर भी बहुत गलत हुआ कि हमला हुआ, हिजबुल्लाह पर भी बहुत गलत हुआ और जुल्म हुआ, लेकिन ये एक सॉवरन कंट्री पर अक़वाम मुत्तहिदा की आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल ने चढ़ाई कर दी और 200 जहाज भेज दिए और 70 के करीब उनके एयर डिफेंस की बैटरीज को तबाह कर दिया पहले दिन में ही, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हमला कर दिया। ये तो किया धजिया उड़ाई इंटरनेशनल कानून की। अब जो OIC का प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल कानून के तहत बनाया गया है, जैसा मैंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत चैप्टर 8 के तहत बनाया गया है, उसमें अपने ही उनके कानून में, OIC के कानून में आर्टिकल 9 के तहत उन्होंने सरबराहों का इजलास क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो इस बात का मलाल है और मुझ जैसे लोगों को इस बात का मलाल है। क्या ये हालात, क्या एक हमारे मुल्क पर, हमारे 57 कंट्रीज का जो प्लेटफॉर्म है, उसके एक मुल्क पर हमला हो जाना, उसके बाद फिर इससे बड़ी और क्या अहमियत हो सकती है? तो फिर लिहाजा ये बात सोचने पर मुझ जैसा शख्स मजबूर हो जाता है और बहुत सारे लोग मजबूर हो जाते हैं कि जान के इसको वो फौकियत और वो अहमियत नहीं दी गई इस समिट को, जो कि जिसका कि इस वक्त हालात जिसके कि मुतकाजी थे। और जब ऐसा है तो अब सुन लीजिए कि क्या बातें हुई हैं। बातें आपने कुछ डॉक्टर साहब एक साथ मेरा सवाल भी ले लें ज़िमनी। फिर तुर्किया के जो सदर हैं, उन्होंने तो ये कहा है, रजब तैयब अर्दगान ने, कि इस वक्त मुसलमानों को इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। तो आप एक तरफ आपने जो नुक्ता खड़ा कर दिया है कि जी उन्होंने सरबराहों का इजलास तो बुलाया नहीं, तो ये कौम फिर मुत्तहिद कैसे होगी? क्या मुस्लिम उम्मा फिर मुत्तहिद नहीं होगी? एक दीवाने का ख्वाब ही रहेगा ये? जी, अभी तक तो ऐसे ही महसूस होता है। देखें, तैयब अर्दगान साहब एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहा जाए, फेथ पर मुबनी और बड़े कन्विक्शन के साथ मुसलमानों के लिए बात करते हैं, लेकिन फैसला साजी में OIC के और बहुत सारे ममालिक भी हैं ना, जिन्होंने फैसला साजी इसकी करनी होती है कि ये रेक्विजिशन सबसे पहले जब ये किया गया तो उसी वक्त सरबराहान का एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास बुलाना चाहिए था। दरअसल हो क्या रहा है, इसका मैं वजाहत करता चलूँ। इस बात क्या बातें हुई इस पर तो आ जाते हैं चंद लम्हों में, लेकिन हो क्या रहा है? हमारे हाकिम और हुक्मरान खास तौर पर जो गल्फ कंट्रीज में है या जो कुछ और कंट्रीज में भी हैं, उनके ये कहने पर आदमी बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे 57 ममालिक के मुल्कों में से जो उनके हाकिम और हुक्मरान हैं, उनकी सोच और उनका ज़ाती इंटरेस्ट उनकी कौमी यानी कि उनके अवाम के इंटरेस्ट से मुताबिकत बहुत कम रखता है। अगर ऐसा होता तो गाज़ा में 56,000 अफराद को शहीद ना किया जाता। अगर ऐसा होता तो गाज़ा में जब तकरीबन 90,000 टन के करीब बारूद और बम वगैरह सप्लाई किया गया और इजराइल ने और बिल्कुल उसको मस्मार खंडरात बना दिए हैं, अब लोगों को भूख और प्यास से मार रहा है, और खाना लेने आते हैं तो जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उस पर भी मारता है। दुनिया में अच्छा बर्बरियत
कहाँ से पहले नजर आई? अच्छा सर, एक तरफ डॉक्टर साहब, एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इसराइल के पृष्ठ पे खड़े हैं और ईरान पे हमला करने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से पाक भारत जंग में उनका किरदार जो है उसको सराहते हुए उन्होंने नोबल प्राइज जो है वो देने की सिफारिश की जा रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि दुनिया में इससे पहले नोबेल प्राइज की रिकमेंडेशन इस किस्म की नहीं हुई होगी। और मैं वो क्यों कहता हूं कि बहुत ज्यादा नोबेल प्राइज के जो अवामिल मिलते हैं, जो पैरामीटर्स मिलते हैं किसी भी नोबेल प्राइज के रिकमेंडेशन के लिए, वो पाकिस्तान ने जो किया है। आपको पता है, देखिए मैं क्रिटिक भी हूँ हुकूमत के, बहुत सारे स्टेप्स का मैं क्रिटिक भी हूँ, बहुत सारे प्रोग्रामों पे मैंने बहुत सारे मामलात में मेरिट पर उनको क्रिटिसिज्म नुक्ताचीनी की है और साथ में सलूशन भी दिया है। ये मामला ऐसा है कि इसमें मेरे पास जो उनके नोबेल प्राइज़ के 7 स्टेप हैं मेरे सामने हैं, जो इससे पहले नोबेल प्राइज़ मिले हैं लोगों को, जिन जिन पैरामीटर्स के तहत मिले हैं, जिन साइटेशंस के तहत मिले हैं, वो मेरे सामने हैं। अब पहली बात ये है कि पाकिस्तान ने जो ये किया, सही किया या गलत किया? मैंने कहा बहुत सही, मैं कहूँगा बहुत सही किया। फिर देख लेते हैं कि 2 पहलुओं में देख लेते हैं, क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव है ट्रंप का दिल जीतने के लिए? खुद ब खुद दिल जीता जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मजायका नहीं है। एक तो सबसे बड़ी ताकतवर मुल्क का सबसे बड़ा ताकतवर सदर है, अगर उसको एक नेचुरल तरीके से वो समझता है कि ये वाकई में बहुत अच्छा स्टेप है और इसमें उसकी ईगो भी सेटिस्फाई होती है, तो डिप्लोमेसी नाम इसी का है कि आप लोगों को प्लीज करें और अपना मफाद आप बरकरार रखें और प्रोटेक्ट करें। हमारा मफाद तो अपनी जगह पर है ही है। पहले देख लेते हैं कि क्या ये मेरिट पर हुआ या नहीं हुआ। 7 स्टेप्स इसके हैं। पहली बात ये कि सही कैटेगरी में डॉक्टर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि टाइम ज़रा कम है, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अगर ईरान पे, अगर वाकई ही ईरान पे अमेरिका भी हमला कर देता है तो क्या आप नहीं समझते कि इससे जो तबाही होगी? अब तो देखिए ना, वो इंटरनेशनल एजेंसी के सरबराह ने भी कह दिया कि अगर एटमी प्रोग्राम पे, एटमी रिएक्टर पे हमला किया गया तो उससे ताबकारी फैलेगी। नहीं, उसने तो कह दिया है कि ताबकारी तकरीबन फैलना शुरू हो गई है लिमिटेड तरीके से। यहाँ तक उसने कह दिया है, नज़ान में जो हुआ है उसने उसके बारे में, और उसमें कंटेमिनेशन तो पहले ही शुरू हो गई है। तो यस, बिल्कुल ये बात है, ये एहतमाल है। आपका सवाल अहम इसलिए है कि अगर अमेरिका शामिल हो जाए, और जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्ट के मुताबिक शायद इजाज़त दे दी है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास इस वक्त, लेकिन वो शामिल हो जाए, मुझे लगता यूं है ये 2 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है, और पाकिस्तान का ये बहुत खूबसूरत मूव जो इस वक्त किया है, पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है। और आपको याद दहानी कराता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम कई जगहों पर ये इशारा दे चुकी है, बजाते खुद डोनाल्ड ट्रंप कई जगह पर इशारा दे चुके हैं कि नोबेल प्राइज के लिए वो हकदार हैं। अगर उन्होंने हमला नहीं किया, खुद शामिल नहीं हुए, इजराइल कर रहा है, और उसमें उम्मीद की एक किरण ये नज़र आ रही है जो पिछले चंद दिनों में डेवलपमेंट हुई है, इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग जेनेवा में हुई है यूरोप के और यूके के। तो महसूस होता है कि ईरान राजी हो जाएगा, और ईरान अब कहता है, खुद कहता है ईरान कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमला करने की, इजराइल हमला बंद करे, हम हमला बंद कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद न्यूक्लियर डील की बात है ना। अमेरिका कहता है कि न्यूक्लियर आप बिल्कुल नहीं करेंगे, खत्म करें, पैकअप करें, जैसे लीबिया का सारा साजो सामान बाहर उठा के फेंके किसी और। तो ये ईरान कहता है नहीं, हमारा हक है, इंटरनेशनल कानून है। महसूस ये होता है कि जो जैसी POA के तहत, यानी कि न्यूक्लियर कार्ड के तहत 2015 में जो हुआ था कार्ड मुआहदा, जो 18 में ख़त्म कर दिया ट्रंप ने, महसूस होता है 3.7 की इनरिचमेंट पर ईरान राजी हो जाएगा, क्यों रशिया भी इसमें शामिल है, चाइना भी शामिल है, वो भी ऐसे ही चाहता है। पहले भी P5+7 के तहत जो मुआहदा हुआ था उसमें ये दोनों ममालिक शामिल थे। रशिया ने कह दिया है कि जो इनरिच मटीरियल है मैं अपने मुल्क में लेके जा सकता हूं, और ईरान को जरूरत पड़े, जिस तरह जरूरत पड़ेगी हम देते जाएंगे। इस बात पर शायद ईरान राजी हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट का। अच्छा तो उससे महसूस होता है कि हमारी रिकमेंडेशन कारामद आ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि यूक्रेन का मसला तो हल हो जाएगा, हम समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर में सिर्फ ये फरमाइएगा कि शुमाली कोरिया ने तो इसराइल को कैंसर करार दे दिया, तो आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के लिए,
कैंसर बनने वाले इसराइल का इलाज क्या है? इलाज तो यही है कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहद हो जाए, जैसा कि तैयब उर्दवान कह रहे हैं, और मुत्तहद होके वो अपनी एक बना लें, जिस तरह नेटो है उसमें कोई उसमें इजाज़त है ना यूनाइटेड नेशंस की चैप्टर 8 के तहत अपना एक मल्टीलैटरल डिफेंस पैक्ट कर लें और इजराइल को कहें कि जी अगर आपने अभी ये किया तो किसी एक मुल्क 57 मुल्क ममालिक में से किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो जिस तरह नेटो कहती है कि किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो सारे मुल्कों पर हमला समझा जाएगा, कर लें। लेकिन जब तक अगर उनमें इतनी हिम्मत दमखम नहीं है 57 ममालिक के इस OIC के प्लेटफॉर्म पर, जब तक ये नहीं है तो बर्दाश्त करें, 1 by 1 एंड बहुत शुक्रिया।